Very good morning to all of you. Now today our topic is biomolecules. This is second part of this chapter biomolecules. पहला part बना चुके हैं, ये second है. Okay. Now in this we will study about the classification of carbohydrates. ठीक है, लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है. तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है फिर से जान लीजिए. इट इज़ डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज दिस इज carbohydrates are optically active polyhydroxy aldehydes or ketones or such compounds which produce these compounds on hydrolysis. मतलब क्या हुआ कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है. वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट साइड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर सकता है. एंड दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी. हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप. ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारा उसमें OH ग्रुप होगा. एंड दीज आर एल्डिहाइड और कीटोन. एल्डिहाइड होता है मीन्स CHO ग्रुप होता है और CO ग्रुप, कार्बोनिल का CO ग्रुप. एल्डिहाइड होगा तो CHO ग्रुप होगा और कीटोनिक ग्रुप होगा तो CO ग्रुप होगा. ठीक है, दिस टू आर नोन एज कार्बोनिल ग्रुप. तो या तो एल्डिहाइड होगा नहीं तो कीटोनिक ग्रुप उसमें होगा. एंड या तो फिर वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस होने पर दिस टाइप ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, इसको क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, नाउ in this video we will study about the classification of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. तो 5 प्रोसेस है, इस तरह से हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. अभी आपको बताए थे इसमें CHO ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकता है और कीटोनिक ग्रुप CO ग्रुप भी हो सकता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकता है? पॉलीहाइड्रोक्सी. पॉलीहाइड्रोक्सी तो रहेगा ही, ऑप्टिकली एक्टिव और पॉलीहाइड्रोक्सी तो रहेगा ही, लेकिन यदि एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है. एग्जाम्पल इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज. दिस इज CHO ग्रुप. एंड इफ इट कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप देन द कंपाउंड विल बी फ्रक्टोज. ठीक है, यदि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, देन इट इज एग्जाम्पल इज ग्लूकोज. पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, देन द एग्जाम्पल इज फ्रक्टोज. ठीक है. नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रेड्यूसिंग नेचर. अब रेड्यूसिंग नेचर क्या होता है? विच रेड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट. इसको जो भी रिड्यूस करता है उसको क्या कहा जाता है? रेड्यूसिंग नेचर. ठीक है, जो इसको रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है. ठीक है, तो इसमें कुछ होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर और कोई कोई शुगर क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का आपका एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज. फॉर्मूला इज C12H22O11. दिस सुक्रोज इज कार्बोहाइड्रेट बट सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है, और रिड्यूसिंग शुगर में कौन कौन होता है जो रिड्यूस कर सकता है? क्या रिड्यूस करेगा? फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को जो रिड्यूस कर सकता है. उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड ऑल मोनोसेक्राइड्स. ठीक है, सारा मोनोसेक्राइड जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर. यहाँ पे आप देखिएगा माल्टोज और लैक्टोज ये दोनों क्या है? ये डाइसेक्राइड्स है, मोनोसेक्राइड्स नहीं है, फिर भी ये क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर होता है. ओके. Now third, on the basis of classification of carbohydrates on the basis of sweetness. ठीक है, क्या क्या होता है? एक शुगर होता है, एक नॉन शुगर होता है. ठीक है, कुछ ऐसा होता है सेक्राइड्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है. उसको किस में लेते हैं हम लोग? नॉन शुगर में. ठीक है, कुछ शुगर हो गया जो स्वीट इन टेस्ट है एंड विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट आर इन दिस कैटेगरी नॉन शुगर. ठीक है. अच्छा, एक वर्ड हम लोग केमिस्ट्री में जानेंगे. शुगर की जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सेक्राइड्स. तो सेक्राइड वर्ड कहाँ से आया है? सेक्राइड्स
came from a Latin word sacrum which means sugar. Latin word है sacrum जिसका मतलब होता है शुगर, उसी से ये वर्ड आया है सैकराइड्स। देखे होंगे पूरा चैप्टर में मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ क्या होता है स्वीट इन टेस्ट होता है, उसको इस कैटेगरी में रखते हैं। सम आर नॉन शुगर। ठीक है, इसमें जनरली आपका पॉलीसैकराइड जो होगा वो जनरली क्या होता है नॉन शुगर में आता है। ओके, नाउ फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, किसी में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो उस बेसिस पे भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे यदि 3 कार्बन है देन नेम विल बी ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 देन पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज। ठीक है, एक तो ये देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड देन वी विल सी ग्रुप। यदि CHO ग्रुप है देन इट इज एल्डोज, यदि कीटोनी ग्रुप है देन इट इज कीटोज। ठीक है, CO ग्रुप यदि रहेगा, CO ग्रुप रहेगा देन कीटोज, CHO ग्रुप है देन एल्डोज। और नंबर ऑफ कार्बन एटम से हम ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज बता सकते हैं। ठीक है, और ओज क्यों लगता है, दिस ओज इज फॉर शुगर, जैसे ग्लूकोज लास्ट में OSE बिकॉज दिस इज स्वीट इन टेस्ट, शुगर है। ठीक है, इसलिए उसमें ओज वर्ड यूज करते हैं। ओके ना, अब एग्जाम्पल देखिए कैसे नाम रख सकते हैं। इफ कार्बोहाइड्रेट हैज़ 4 कार्बन, यदि 4 कार्बन है एंड CHO ग्रुप, ठीक है, मतलब 4 कार्बन है और CHO ग्रुप है, तो टोटल कार्बन का नंबर संख्या कितना हो गया 5। ठीक है, 4 तो यहाँ पे है और CHO में भी एक C है, एंड दिस इज विच ग्रुप, दिस इज एल्डोज। तब 5 कार्बन है तो पेंटोज हो जाएगा और यहाँ पे CHO ग्रुप है इसलिए क्या नाम हो जाएगा एल्डोज। तो मिला के आपका नाम क्या हो जाता है, देन इट इज एल्डोपेंटोज। एल्डो इज फॉर दिस ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एंड पेंटोज बिकॉज टोटल देयर आर 5 कार्बन एटम। ओके ना, एंड इफ 5 कार्बन, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि 5 कार्बन है एंड इट कंटेन्स कीटो ग्रुप, यदि 5 कार्बन है और कीटो ग्रुप कंटेन किया है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 5 इधर है और एक ये 6, तो नाम क्या हो जाएगा हेक्सोज। ठीक है, लेकिन कौन सा ग्रुप यहाँ लगा है, कीटोनिक ग्रुप, सो नेम विल बी कीटो हेक्सोज। ये ध्यान रखेंगे कार्बन जो इसमें इन्वॉल्व है फंक्शनल ग्रुप में, इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, आपको पता है, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज कीटोनिक ग्रुप, इस कार्बन को भी इंक्लूड किया जाता है नाम में। ठीक है, 5 कार्बन पहले से था और एक इसका कार्बन कीटोन का, सो नेम विल बी कीटो हेक्सोज। इज इट क्लियर? Now come to last classification, last type of classification, which is on the basis of number of products on hydrolysis. ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस होता है तो कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमको मिलता है, कितना नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स मिलता है, उस पर भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना कितना होता है। फर्स्ट इज मोनोसैकराइड्स, नाम से ही पता चलता है मोनो, एक, सेकेंड इज ओलिगोसैकराइड्स एंड थर्ड इज पॉलीसैकराइड्स, इससे भी पता चलता है पॉली मीन्स मेनी, तो ओलिगो में क्या होगा वो आपको हम बताते हैं। मोनोसैकराइड्स मीन्स डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है बिकॉज दिस इज मोनोसैकराइड्स, अकेला है, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है। एन एग्जाम्पल इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकराइड्स जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है। ओके, नाउ सेकंड इज ओलिगोसैकराइड्स। अब ओलिगोसैकराइड्स में क्या होता है, इट गिव्स 2 to 10 यूनिट्स, 2 से लेके 10 यूनिट तक, मतलब 2 से लेके 10 मोनोसैकराइड्स ये देता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या करेगा, ये 2 से 10 तक यूनिट देता है, किसका, मोनोसैकराइड्स का, सो वो किस में आ जाएगा, ओलिगोसैकराइड्स में। एग्जाम्पल इज सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, दिस आर व्हाट, दिस आर ओलिगोसैकराइड। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, दिस इज सुक्रोज, C12H22O11, इसका हाइड्रोलिसिस किए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है, H3O+ भी लिख सकते हैं, तो सुक्रोज क्या होगा, इट विल गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।
ठीक है, आप देख लीजिए C12 H22O11, इसमें H2O ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा C12 H24 एंड O12। तो क्या क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नाउ सी फॉर्मूला ऑफ बोथ इज सेम। आपको पिछले वीडियो में भी आप बताए थे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, द डिफरेंस इज ओनली ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप रहता है, एल्डिहाइडी ग्रुप, और फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप रहता है, कीटोनिक ग्रुप, बट द फॉर्मूला इज सेम। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सुक्रोज जब हाइड्रोलिसिस हुआ क्या दिया, 2 यूनिट, 2 यूनिट्स। अभी आपको क्या बताए थे, यदि 2 मोनोसेक्राइड्स देगा, ठीक है, तो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका ओलिगोसेक्राइड्स में। ठीक है, 2, 3, 4 अप टू 10। ठीक है, तो डाइसेक्राइड्स इसी में आएगा, ट्राइसेक्राइड्स इसी में आ जाएगा, टेट्रासेक्राइड्स भी इसी में आएगा। जहाँ तक है मतलब 2 से लेके 10 तक मोनोसेक्राइड जब तक आएगा वो किस में बिलोंग करेगा, इन दिस ओलिगोसेक्राइड। एंड लास्ट वन इज योर पॉलीसेक्राइड्स गिव मोर देन 10 यूनिट्स। 10 तक मोनोसेक्राइड देगा तब तो वो ओलिगोसेक्राइड में ही आ जाएगा। उससे ज़्यादा यदि मोनोसेक्राइड देता है कब, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस पॉलीसेक्राइड्स। जो यहाँ सेक्राइड्स है, यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट है, उसके हाइड्रोलिसिस होने पर यदि 10 से ज़्यादा यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स देता है देन इट इज़ इन दिस ग्रुप पॉलीसेक्राइड्स। Examples are starch, cellulose, glycogen. So these are the examples of polysaccharides. ओके, अब हमको देखिए अगला वीडियो में क्या जानना है। अगला वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन किए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। इसी को आगे जाके पढ़ना है। पहले मोनोसेक्राइड्स पढ़ेंगे, फिर ओलिगोसेक्राइड्स पढ़ेंगे, डाइसेक्राइड्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, डाइसेक्राइड्स आपको पढ़ना है एंड आफ्टर दैट पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड में सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज के बारे में जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्यों उस तरह का है उसको जानेंगे, और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर देता है। इस बात को प्रूफ किया गया कि वो नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं देता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर उसका नहीं होता है, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग जानेंगे। आफ्टर दैट फ्रक्टोज का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उसको जानेंगे, और इस तरह से हम लोग सारे को धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ओके, सो फॉर दिस, ये सब पढ़ने के लिए, सब जानने के लिए, यू मस्ट सी माई नेक्स्ट वीडियो।